जय हिंद जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के साइंस के जैक द्वारा जारी किए गए 40 एमसीक्यू प्रश्नों को, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जो जैक द्वारा जारी किए मॉडल सेट होते हैं उनसे हुबहू प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या तो फिर इसी पैटर्न में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें बच्चों। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित आपका जो स्कोर है अच्छा होगा। ठीक है, अगर यहाँ से सारे प्रश्न आप लोग करके जाते हैं तो बच्चों आप लोग को निश्चित एग्जाम में, ठीक है, 35 प्लस आप लोग स्कोर करके आओगे, आप कितनों भी कमजोर हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले बच्चों। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस प्रकार की और भी वीडियो मिल सके और आगामी जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफी यूजफुल हो सके। ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके पास में है, कह रहे एक वस्तु, आप समझिए बच्चे, एक वस्तु आर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधी वृत्त के बाद उनकी विस्थापन क्या होगा। अब समझिए यहाँ बेटा विस्थापन, ठीक है, बात हो रही विस्थापन की। समझिए कह रहा है आर त्रिज्या वाले, आप समझिए एक वृत्त है बेटा, ठीक है, ये क्या है, इनकी व्यास है। तो कह रहा है आर त्रिज्या वाले, मान लीजिए इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ क्या है, एक केंद्र है, तो इसकी यहाँ से त्रिज्या आर है बेटा। कह रहे वृत्ताकार पथ से यहाँ से घूम रही, पूरा आधी चक्कर लगाते, आधी चक्कर कहाँ से यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। कह रहे उनका विस्थापन, आप समझिए बेटा पहले कहाँ था, पहले यहाँ था, अभी कहाँ है, तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो व्यास होगा, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक यार है, तो ये भी क्या हो जाएगा आर, मतलब यार यार क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 यार होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न आप लोग को घुमाया है और थोड़ा सा फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन आप सभी भी कम तेज थोड़ा ही ना है। ठीक है, आसानी से इसको बना लोगे। चलिए, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। बेटा कह रहा है, देखिए एक वर्ड समझ में, देखिए एक वर्ड निकल के आया था बेटा सामने, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन का सही मात्रा क्या होता है, तो बेटा याद रखिएगा मीटर। ठीक है, इसलिए हम बेकाए। कह रहे वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। अब वेग में जो प्रति सेकंड जो परिवर्तन की दर होती है बेटा, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हो, त्वरण। इसको ए से सूचित किया जाता है। ए बराबर क्या होता है, तो बेटा v माइनस यू बाई टी, जहां v बराबर क्या, तो v बराबर अंतिम वेग, u बराबर क्या, तो बेटा u बराबर प्रारंभिक, और t बराबर क्या होता है, तो t बराबर समय। ठीक है, तो ये का देखिए ये बराबर हम लोग पढ़ने बेटा त्वरण, क्या पढ़ा है, त्वरण। अब त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत जी नहीं। वहीं पे आप लोग एक पढ़े होंगे बच्चा त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पढ़े होंगे आप लोग मंदन। त्वरण के बाद क्या पढ़े होंगे, मंदन। तो जो ऋणात्मक त्वरण होते हैं, ठीक है, जो ऋणात्मक त्वरण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, इसका भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा, तो त्वरण कहलाती है। कोई दिक्कत, इसका ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए अपना, ठीक है बच्चों, 40 से एमसीक्यू प्रश्न दिया रहता है, लेकिन 40 नहीं बच्चों, इसका सारे प्रश्नों को हम जो ऑप्शन है उनको हम लोग एक एक करके विश्लेषण करेंगे, इसलिए 100 से ओवर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे अध्ययन किए बच्चों त्वरण। यहाँ पे एक है वेग। ठीक है, तो वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, कहोगे सर वेग का ऐसा मात्रा मीटर पर सेकेंड होता है। विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक है, दूरी का क्या होता है बेटा, तो किलोमीटर। ठीक है, तो फिर मीटर में भी हम लोग मापते हैं। अगला, निम्न में से किसकी एसआई मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बेटा समझिए, अभी हमने जस्ट बात किया ना, कह रहा है निम्न से किसकी एसआई मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बेसिक कहोगे सर कि जो त्वरण होता है उनका एसआई मात्रा क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर वेग की बात करें बेटा या तो फिर चाल की बात करें तो ये सब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये त्वरण कैसी राशि है बेटा, तो याद रखिएगा यह एक सदिश राशि है। ठीक है, क्या है, सदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो त्वरण। दूरी समय ग्राफ का ढलान की, आप समझिए दूरी समय ग्राफ, यानी दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो किसका मान बताता है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने पढ़ा है
जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, जो लगातार वीडियो मेरा देख रहा होगा, ठीक है, उसको तो स्पष्ट पता चल गया होगा आंसर। तो जो दूरी समय ग्राफ का ढलान है बेटा, वो क्या बताता है? ठीक है, बोलिए। तो ये ना ही विस्थापन को बताता है, ना ही त्वरण को। ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये वेग को बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, जो विस्थापन निकल करके सामने आया, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, इनका मान नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दूरी का मान जो होता है कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न 5वां, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा मिलती है? यानी जो न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिया था बच्चों, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तो तीनों याद रख लिए। तो फर्स्ट नियम से जो है वो बल की परिभाषा मिलता है बेटा, बल की परिभाषा। सेकेंड नियम से बल का व्यंजक निकलता है, जिसको हम लोग F बराबर एम ये जानते हैं। ठीक है, और जो थर्ड नियम होता है, इससे बल की जो प्रकृति होती है ये पता चलता है। ठीक है, अब जो गति की फर्स्ट नियम होता है, इसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व जो होता है बेटा, वो किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है, और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा बेटा, उनका जड़त्व भी उतना ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे हम लोग, तो समझिए थोड़ा। ठीक है, चलिए, जिसे मान के लिए एक वस्तु ये है, इनका जो द्रव्यमान है वो 6 kg है। दूसरा वस्तु बी है बेटा, उनका जो द्रव्यमान है वो 20 kg है। अब आपसे इस टाइप के प्रश्न देगा कि कोई वस्तु ये जिसका द्रव्यमान 6 kg है, दूसरी वस्तु बी जिसका द्रव्यमान 20 kg है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? तो किसका जड़त्व अधिक होगा? अब आप कहिएगा सर ये कैसा प्रश्न पूछ लिया? बेटा बिल्कुल सही पूछा है। तो जड़त्व जो होता है किस पर डिपेंड करता है? तो कहोगे सर द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो वस्तु इसका तो 6 kg द्रव्य है, इसका कितना है? तो 20 kg। तो जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसी का तो जड़त्व अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो, सॉरी ऑप्शन कह रहे हैं, तो जो बी होगा, ठीक है, वस्तु जो बी होगा उनका जड़त्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो बच्चों एकदम स्पष्ट इसको देखिए, और जो वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है बच्चों क्लियर कर दूंगा, और निश्चित आप लोग का जो है अच्छे मार्क्स आप लोग करके आओगे एग्जाम में। तो कह रहे हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, बल का परिभाषा मिलता है। द्वितीय नियम से क्या होता है बेटा? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक क्या है? कहोगे सर F बराबर mA। ठीक है, F बराबर mA। जो गति का तृतीय नियम है बेटा, तृतीय नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। अब जो तृतीय नियम होता है, ठीक है, इसी में कहा गया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान के बेटा, अगर तुम किसी दीवार में मारोगे तो दीवार भी तुमको उतने ही जोर से तुम्हें भी मारेगा। ठीक है, मतलब कह रहा है प्रतिक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, कह रहा है प्रश्न संख्या 6, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। बेटा देखिए क्या गजब का प्रश्न सेट किया है। अभी हमने जस्ट बात किया ना, किसी पिंड का जो जड़त्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वस्तु का द्रव्यमान पर डिपेंड करता है बेटा, ना ही त्वरण पर करता है, ना ही वेग पर, और ना ही इनकी आकार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की कोई बातें नहीं है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? एक ही प्रश्न कितना बार मैं बताऊं? तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम है बेटा जो बल की परिभाषा देता है? तो बल का जो परिभाषा होता है, ये गति का जो फर्स्ट नियम होता है इसी में प्राप्त होता है। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका जो तृतीय नियम होता है बेटा, ये बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। अब गति का प्रथम नियम क्या कहता था? कहता था यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा बेटा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। जैसे मान के चलिए, अगर कोई आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलता रहना चाहता है, लेकिन अगर इसमें जब ब्रेक लगाते हो तो इनकी जो गति होती है वो धीमा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का जो संवेग है बेटा, ठीक है, तो संवेग क्या होगा? ठीक है, तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इस संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? याद रखिएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कई बार इसको पूछा गया है संवेग। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक।
अगला प्रश्न आपके पास में है, कह रहे जब कोई बस विरामा से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस से में पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का उदाहरण? आप समझिए बेटा, आप लोगों ने दो इसका पढ़ा होगा, ठीक है, कि जब कोई वस्तु या तो कोई बस या तो कोई व्यक्ति अगर अस्थिर बस में है या तो अस्थिर गाड़ी में है, वाहन में है, तो अचानक जब ये चल पड़ती है, ठीक है, अचानक जब चल पड़ती है तो उसमें जो बैठे व्यक्ति होते हैं, चाहे बस में हो चाहे दो चक्का वाहन में हो चाहे किसी में, पीछे की ओर झुक जाते हैं। आप लोग कभी अनुभव किए होंगे बच्चे, जो अगर बाइक में बैठे होंगे या तो फिर बस में बैठे होंगे, जब गाड़ी रुकी हुई रहती है और अचानक जब चल जाती है तो जो आप जो होंगे वो पीछे की ओर कभी झुक गए होंगे, ऐसा एहसास किए होंगे? कितने लोग एहसास किए, थोड़ा कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण होता है या तो फिर जड़त्व के कारण होता है। क्यों? क्योंकि प्रथम नियम बताता है बच्चों कि कोई वस्तु अगर विराम है तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, ठीक है, मतलब ये अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। कोई दिक्कत? अब आप लोग दूसरा और देखे होंगे कि अगर चलती हुई गाड़ी में, अगर चलती हुई वाहन में अचानक अगर ब्रेक लगा दे तो जो व्यक्ति होगा, ठीक है, जो यात्री होगा वो आगे की ओर झुक जाता है। जैसे अगर बाइक में आप लोग सफर किए होंगे तो बेटा आप लोग देखेंगे जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो अगर आप ब्रेक लगाए तो हो सकता है वो आपका कंधा पर चढ़ जाए, ठीक है, यानी काफी जोर से लगता है कि हो सकता है हमसे आगे चल जाए, ठीक है, तो ऐसा आप लोगों ने फील कभी किया होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं हम लोग। कह रहे बेटा कार्य का सही मात्रक क्या? अब समझिए कार्य, तो कार्य कब किया माना जाता है? जैसे अभी हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या इसको कार्य मानेंगे? नहीं। विज्ञान जो है बेटा कार्य तभी माना है जब इसमें विस्थापन हो। अगर किसी पर हम बल लगाएं और वह वस्तु कुछ विस्थापित हो, जो भी डिस्टेंस हो लेकिन कुछ विस्थापित हो, तो हम कहेंगे कार्य हुआ है। अगर विस्थापित ना हो, विस्थापन ना हो, तो हम लोग कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। जैसे मान के चलिए बेटा कि हम 2 केजी का एक बोझा जो है अपने 20 केजी का एक बोझा जो अपने माथे पर लेकर के हम 2 घंटे तक खड़े रहे, क्या कोई कार्य हुआ? नहीं, क्योंकि जब तक विस्थापन ना हो तब तक विज्ञान इसको कार्य नहीं मानता है, ठीक है। तो कि बेटा कार्य का जो सही मात्रा होता है क्या होता है? तो कहोगे सर जूल होता है, ठीक है, क्या होता है? जूल। कार्य का सही मात्रक जूल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां समझिए और एक चीज निकल के आ रहा है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ये बेटा किलोवाट घंटा जो है किसका सही मात्रक है? तो कहोगे सर ये ऊर्जा का सही मात्रक किसका है? ऊर्जा का, ठीक है। एक चीज है वाट। अब ये वाट जो है बेटा जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक है, ये किसका सही मात्रक है? तो बेटा याद रखिएगा शक्ति का सही मात्रक है, ठीक है। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। एक है न्यूटन। अब समझिए बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है न्यूटन। न्यूटन किसका सही मात्रक? तो ये बल का SI मात्रक है। एक और है बेटा भार का SI मात्रक। भार और बल का दोनों का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा न्यूटन होता है बेटा, जिसे हम लोग N से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगर आप लोग एग्जाम तक इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं और अगर सही से पढ़ लेते हैं तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि इससे बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। आप लोग होपलेस नहीं हो जी, ठीक है। अपने मन में विश्वास रखिए कि हमें अच्छे स्कोर करके आना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, ठीक है, अपने गुरुजनों के विश्वासों पर खरे उतरना है, तो आप लोग निश्चित अच्छे स्कोर करके आओगे बेटा। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। कहाँ की बात हो रही बेटा? चंद्रमा पर। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, यानी समझिए कह रहे चंद्रमा पर किसी वस्तु का कितना है बेटा? तो चंद्रमा पर है 40 किलोग्राम। कितना है? 40 किलोग्राम है बेटा कि इसका कितना है? 40 किलोग्राम। तो इसका भार कितना होगा? ठीक है, तो W बराबर क्या होता है? हम लोग वेट बराबर हम लोगों ने जानता है बेटा mg। तो ये कितना है? ये 40। इस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो कहोगे सर 10 होता है, चूंकि 9.8 होता है तो हम लोग इसको 10 लेते हैं, तो 40 दें कितना हो जाएगा बेटा? तो 400। कितना हो जाएगा? 400 kg। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे दिमाग लगा रहा होगा कि चंद्रमा पर जो है किसी का 40 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका 6 गुना हो जाएगा। तो बेटा ये दिमाग नहीं लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 × 6, यहाँ पे हो जाएगा 240, ठीक है। चलिए अगला,
जब कोई पिंड कंपन करता है तो आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र बनाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? समझे बेटा, कह रहा है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो ये आसपास की जो हवा होती है उनको संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा छूट गया है, थोड़ा इसको समझा दे रहे हैं। किसी वस्तु का भार जो बेटा चंद्रमा पर, कहाँ की बात हो रही है? चंद्रमा पर। किसी वस्तु का भार जो चंद्रमा पर है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, याद रखिएगा। और चंद्रमा से जो पृथ्वी पर का जो भार है उनका 6 गुना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 कह रहा है वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गूंज कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, गूंज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? अब समझिए, आप लोगों ने पढ़ा बेटा कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि किस पदार्थ में कणों के बीच जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूध, रुई, चीनी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ठोस जो होता है उसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है बेटा, याद रखिए, ठोस में सबसे अधिक। फिर किस में होता है? तो बेटा फिर द्रव में सबसे कम, गैस में। तो यहाँ पे देखिए दूध द्रव है, रुई, फिर चीनी। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग देख रहे होंगे बेटा यहाँ पे CO2, ये क्या है? तो गैस है। तो गैस है, तो गैस का जो यहाँ पे आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सटीक हो जाएगा आपका आंसर। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है बेटा? समझिए कितना अच्छा प्रश्न बोला है। ठीक है, कह रहा है किस तापमान पर? तो 0 डिग्री जो तापमान होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 डिग्री तापमान जो होगा बेटा, ठीक है, उस पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखें बेटा, ठीक है बेटा, कि जल, क्या? जल जिसका सूत्र क्या होता है? H2O, ये हमेशा 2:1 में रहता है। ठीक है, इनका जो द्रव्यमान का अनुपात होता है बेटा क्या होता है? 1:8। ठीक है, ये जल ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में कौन कौन बेटा कहोगे? तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था है? तो मूल रूप से तो 3 अवस्था आप लोग पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या होता है कि इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है, दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है बेटा? तो द्रव में आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या होता है? गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, दोनों अनिश्चित होता है। तो आप लोगों ने और दो पढ़े होंगे कि पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती है बेटी। कौन बेटा? कौन कौन? तो याद रखिएगा, प्लाज्मा, चौथी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा। और 5वीं जो अवस्था है बेटा वो बोस कंडेंसेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। सबसे आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे नवीनतम जो अवस्था है कौन सा है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, और चौथी प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करें। अब समझिए बेटा, ठीक है, कह रहा है कि जल में, यानी कि पानी की मात्रा कितना है बेटा? तो पानी की मात्रा 100 ग्राम जल। अब इसमें चीनी मिला गया। अब समझिए, जिसकी मात्रा किसी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बेटा उसको हम लोग विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्योंकि विलयन में 2 घटक होते हैं। कौन कौन? तो विलायक और विलेय। ठीक है, जिनकी मात्रा अधिक होती है विलयन में वो विलायक होते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है, जो घुलने का काम करता है, जो घुल जाता है विलयन में, उसको हम लोग विलेय कहते हैं। जैसे बेटा अगर हम लोग बात करें शरबत, ठीक है, शरबत जैसे आप लोग देखे होंगे जब चीनी और पानी को मिला करके बनाया जाता है तो इनमें चीनी क्या होता है कि पानी में घुल जाता है। तो बेटा जब पानी में घुल गया चीनी, तो चीनी जो कहलाया वो क्या हो जाएगा? ये विलेय कहलाएंगे। और जिसने घोलने का काम किया कौन? जल। तो जल क्या हो जाएगा? तो विलायक होगा। मतलब विलयन बराबर होता है क्या बेटा? तो विलयन बराबर जो होगा, विलयन बराबर तो क्या हो जाएगा? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, अगर आपसे विलेय पूछे तो भी बता लीजिएगा, अगर विलायक पूछे तो भी बता लीजिएगा। ठीक है, अब विलयन क्या है बेटा? तो याद रखिएगा एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब इसमें भी कई प्रकार के हैं, विलयन भी कई प्रकार का है। ठीक है, समांगी, विषमांगी, संतृप्त, असंतृप्त। तो बेटा इतना अगर डिटेल से कि
अगर प्रश्न में जाने लगे तो फिर काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हमको लग रहा है कि उचित है उसको हम बताते आगे चल रहे हैं। अब बेटा समझिए, कह रहा है विलयन की सांद्रता, तो कह रहा है 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी है, तो चीनी कितनी है बेटा 20 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर ये जल है और 20 ग्राम चीनी, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 120 ग्राम इन टू 100%। ठीक है, ये 0 0 काटिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 छक्के 12 और 2 पचे 10, यानी कि 100/6। तो 100/6 इसको काटिए 3 से, और इसको 50, यानी कि हो जाएगा 16.2/3%। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो काफी इजी है बच्चों, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोग को आनी चाहिए और इसको आसानी से आप लोग हल कर लोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 मेरा कह रहा है कि घनत्व का एसआई मात्रा क्या होगा। अब समझिए घनत्व, ठीक है, तो घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। तो घनत्व का एसआई मात्रा कहेगा सर न्यूटन, तो न्यूटन तो बल का होता है, ठीक है। न्यूटन जो है किसका होगा, बल और भार का होगा। पास्कल, तो बेटा पास्कल जो है किसका होता है, तो पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। घन मीटर, ठीक है, केजी घन मीटर, ये बेटा जो आपका घनत्व का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। कह दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का, आप लोग ने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, कोलाइड निलंबन ये सब पढ़े होंगे। तो निलंबन का कौन सा गुणधर्म है, दिए गए कौन सा गुणधर्म है निलंबन का है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी देते हैं कौन सा इसका गुणधर्म नहीं है, ठीक है। तो पूछा क्या है पहले वो देखिए, इसमें बोला कौन है, पनी पॉजिटिव पूछा है। यह एक समांगी मिश्रण है, यह एक समांगी मिश्रण। बेटा क्या ये एक समांगी मिश्रण होता है, नहीं, यह एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, तो ये तो गलत है। यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है बेटा, मतलब ये भी आपका गलत है। यह एक विषमांगी मिश्रण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कपूर और नमक के जो मिश्रण, इसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे। अब समझिए बेटा, कह रहा है कपूर, कपूर जो है एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ है, एक ऊर्ध्वापातित पदार्थ है, ठीक है। अब ऊर्ध्वापातित पदार्थ कहने का अर्थ मतलब, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन मतलब क्या होता है, तो जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, ठीक है, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन करते हैं। और इस पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वापातित पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग को देखे होंगे कपूर, जब कपूर को आप लोगों ने गर्म किया होगा तो ये बिना द्रव में आए कहां चल गया होगा, आप लोग को पता नहीं चला होगा, ठीक है। तो ये कहां गया, सीधे गैसीय अवस्था में चल गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ऊर्ध्वापातन, कपूर और नमक के जो मिश्रण है इसको ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। अब समझिए किस, जो द्रव्यमान संख्या होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर नहीं बेटा। जो द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग p+n, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो NH3, अब समझिए बेटा नाइट्रोजन, ठीक है, क्या है नाइट्रोजन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 3 होता है। क्या होता है बेटा, कहोगे 3 होता है। तो नाइट्रोजन का कितना होगा, तो 14, यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, तो 3, 3 × 1, यहाँ हो जाएगा 14 + 3, यानी कि 14 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, तो बोलिए, कहोगे सर 17U, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या अभी तक कोई प्रश्न हार्ड लगा है, बस आप लोग सही से पढ़ते जाइए बेटा, और एकदम एक एक प्रश्नों को देखते चलिए। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपको हार्ड लगेगा या फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं, गलत बात, मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जहां बी जो है बेटा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
23वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित से 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व कौन करेगा। यानी 36 ग्राम की बात करें। अब समझिए जल का जब बात हो रही है तो पहले जल का हम लोग सूत्र लिख लेंगे। क्या होता है, कहोगे सर H2O। H2O का अगर आणविक द्रव्यमान हम लोग निकाले तो बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 2 × 1 ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 यानी 2 प्लस यहाँ पे हम लोग 16, तो 16 2 कितना हो जाएगा बेटा 18, यानी 18 ग्राम में 1 मोल होता है। कितना होता है 1 मोल। तो कहोगे 1 मोल बराबर 18 ग्राम, तो 2 यहाँ पे है 36 ग्राम, तो 36 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 को 18 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 मोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। समझिए, कह रहा है न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो होता है बेटा वो धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होते हैं। ठीक है, यानी ये जो है वो आवेशहीन होते हैं, यानी इस पर किसी प्रकार के आवेश नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज बेटा किसने किया, तो जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया, कमेंट करें। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, ये भी हमने कई बार बताया है। ठीक है, चैडविक जी को। तो एक छोड़ दिया हमने। ठीक है, इसको आप लोग बताइए प्रोटॉन की खोज किसने किया है, क्योंकि काफी इजी है बच्चों। तो न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, आप तो आसानी से दे लोगे आंसर। क्या होगा, ये 0 आवेश हो जाएगा, नहीं ये आवेशहीन होते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, कह अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या है बेटा, तो अल्फा कण एक धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ना ही ऋणावेश प्रोटॉन है, ऋणावेशित हीलियम परमाणु, और ना ही धनावेशित प्रोटॉन है। ठीक, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर किनकी भिन्नता के कारण होता है बेटा, ये जो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या के भिन्नता के कारण होता है। किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है, ये किसके कारण होता है, तो न्यूट्रॉन के कारण होता है। अब समझिए बेटा यहाँ समस्थानिक, ये समस्थानिक क्या होता है, तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या बेटा समान, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। वहीं पे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा बेटा समभारिक। क्या पढ़ा होगा, तो पढ़ोगे आप लोग समभारिक। ये समभारिक क्या होता है, तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या बेटा सेम होता है, समान होता है, तो वैसे तत्व को हम लोग समभारिक कहेंगे। ठीक है, अब समझिए बेटा यहाँ पे अगर समस्थानिकों को पढ़े तो कोबाल्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। कोबाल्ट समस्थानिक का जो उपयोग होता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में, कैंसर में। ठीक, अगर आयोडीन की बात करें बेटा, हम लोग आयोडीन समस्थानिक की बात करें तो इनका जो उपयोग होता है घेंघा के उपचार में किया जाता है। कहाँ पे बेटा, घेंघा के उपचार में किया जाता है। ठीक, अगर यहाँ पे यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम की बात करें तो ये इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सौर भट्टियों में किया जाता है। तो एक साथ हमने कई प्रश्नों को देख रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग कुल मिलाकर के बोले तो 150 से प्लस प्रश्न हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग मात्र कि ये नहीं गिने तो काउंटिंग में कि हम लोग 40 प्रश्न ही करने वाले हैं। इसके साथ में जितने भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शनों को हम लोग एक एक करके खंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़े मजेदार होने वाले हैं बच्चों। वीडियो को स्किप ना करें और बने रहें। अभी इसके जो बाद के जो प्रश्न है और इंपॉर्टेंट होने वाले, सारे प्रश्न ये पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट या लाइक आप लोग जमकर कीजिए, ताकि हमें भी एक उत्साह मिले और एक अलग एनर्जी के साथ में, ऊर्जा के साथ में एक नई वीडियो लेकर के आ सके। चलिए, तो बेटा अगला जो प्रश्न आपके पास में है, क्या कोशिका भित्ति बनी होती है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होती क्या है बेटा, ये किसकी बनी होती है, तो याद रख लेना बेटा ये सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए, अब आप लोग से पूछ लिया जाता है कि किसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा बेटा, एक तो पढ़ा होगा जंतु कोशिका, दूसरा पढ़ा होगा पादप कोशिका। ठीक है, हमारे पास संसाधन की कमी है बेटा, अन्यथा आप लोग अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं दिखा देता यहाँ पे कि जंतु कोशिका कैसा होता है और पादप कोशिका दोनों में क्या क्या डिफरेंस है।
ये जो जंतु कोशिका होता है इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, अब प्रोटीन जो होता है बेटा, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा राइबोसोम, क्या पढ़ा होगा? ये राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है बेटा इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक। फिर आप लोगों ने पढ़ रखा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो बेटा ये जो लाइसोसोम है सो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या, बोले सर आत्महत्या क्यों कह रहे हो? तो बेटा आत्महत्या से इसलिए कह रहे हैं कि अपने ही कोशिका की ये क्या करते हैं, कभी कभी ये पाचन करना प्रारंभ करते जब ये इनकी कोशिकाएं मृत हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको आत्महत्या अपना खुद कर लेता है, जिस कारण से आत्महत्या की थैली कहते हैं बेटा, ठीक। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पढ़ा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो जिस प्रकार देखिए अभी हम लोग घर में जो है अभी बिजली वगैरह जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं या तो फिर पंखा टेबल ये सब जितना भी हम लोग चलाते हैं, टेबल फैन वगैरह है, इनके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है बेटा? तो जिस स्थान से हमें ये प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं कि सर ये पावर हाउस है, हमें पावर हाउस से प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ये कहां से होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इसलिए इसको जो है कोशिका का बिजली घर कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन तो बता दिए, ठीक है, ये क्या बोलते हैं? लाइसोसोम, लाइसोसोम बताए क्या? ठीक है, बारे में पढ़ा होगा बेटा, हरित लवक, क्या पढ़ा होगा? हरित लवक। ये हरित लवक क्या होता है? तो हरित लवक का जो होता है बेटा, ठीक है, पादपों का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादपों का रसोई घर कहा जाता है, याद रखिएगा, पादपों का रसोई घर कहा जाता है, किसको? हरित लवक को, ठीक है। आप लोगों ने फिर एक वो पढ़ के रखा होगा क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के कारण जितनी भी पत्तियां होती है वे हरी दिखाई देती है, ठीक है। क्या दिखाई देता है बेटा? हरी। और ये जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है? तो जब पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल लेकर के अपना भोजन बनाना की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो अंतिम उत्पाद बनता है बेटा वो क्या बनता है? तो कहोगे सर ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन के समय प्रवाहित करता है, यानी प्राप्त करता है। अरे ग्रहण कौन सा करता है? तो ग्रहण की अगर बात करें बेटा तो CO2 लेता है भोजन बनाने के लिए, लेकिन ये कहता है अगर श्वसन क्रिया में पेड़ पौधा कौन सी गैस लेता है तो याद रखना ये भी ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक है। लेकिन भोजन बनाने के लिए किसका उपयोग करता है? तो भोजन बनाने के लिए बेटा याद रखिएगा CO2 का करता है, ठीक। चलिए ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। कह रहे निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को अपना डीएनए तथा राइबोसोम नहीं होता है? अब डीएनए तो बेटा समझ लिया डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए की जो इकाई होते हैं बेटा इसको हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रख लो जीन कहते हैं। जीन क्या करता है? तो जो अनुवांशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अब बेटा समझिए अनुवांशिक गुण क्या होते हैं? तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अपने जनक मतलब कहने का अर्थ हमने माता पिता से अपने जो वंश पुत्र होते हैं, ठीक है, जो संतति होते हैं, ठीक है, उसमें ये आ जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। तो इसी गुण को हम लोग कहेंगे वंशानुगत गुण, ठीक है, वंशानुगत लक्षण। इनको एक स्थान मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है बेटा? तो जीन कहता है, ठीक है। चलिए तो क्या डीएनए तथा राइबोसोम होता है, क्या है? गोल्जी उपकरण, प्लेसिड, लाइसोसोम अंतर्द्रावी जालिका। बेटा फटाफट बताइए क्या होगा?
तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख पा रहे हैं प्लासिड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 16। अब समझिए मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? तो कुल होता है बेटा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, 23 नहीं 23 जोड़ी, मतलब अगर बात करें हम टोटल तो कितने? 46। इनमें से जो एक जोड़ी होता है बेटा, यानी दो जो गुणसूत्र होते हैं, इनको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहोगे सर? लिंगी गुणसूत्र। अब लिंगी गुणसूत्र से कहोगे सर इसको क्यों कहते हैं? ये लिंग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी जो 22 बच गए बेटा, इसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धी गुणसूत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि बेटा इसका जो लिंग निर्धारण में होता है कोई मेन भूमिका नहीं होती है। तो टोटल बात करें अगर काउंट इस, ठीक है, तो 44। अगर जोड़ी में बात करें तो हम लोग 22। लिंगी गुणसूत्र की बात करें तो टोटल 2, जोड़ी में बात करें तो 1। टोटल विषय होते हैं बेटा कितने? तो टोटल हो जाएगा 46, यानी कि 23 जोड़ी। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा पुरुषों में जो होता है एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और महिलाओं में जो होता है एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अब जब निषेचन की क्रिया होती है, जब जिसमें नर और मादा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं, तो मादा का एक्स और पुरुष का, जिसको नर का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है, इससे जो संतति का निर्माण होता है बेटा, वो मादा का होता है, यानी लड़की का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझिए जब यहां से पुरुष का जो होता है वायु गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है, इससे जो संतति का निर्माण होता है वो नर का होता है। ठीक है, यानी कि लड़का का जन्म होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कह रहा है किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? तो अर्धसूत्री विभाजन मतलब इसके आधा हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक, दिया गया चित्र किस उत्तक का? अब ये जो दिया गया चित्र आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये किसका है? पेरेनकाइमा का है, कोलेनकाइमा का है, स्क्लेरेनकाइमा का है, फिर फ्लोएम का है। ठीक है, तो बताइए ये जो आप लोगों ने देखा चित्र, ये जो है वो पेरेनकाइमा का है। ठीक है, किसका है? पेरेनकाइमा का। ठीक, देखिए यहाँ पे एक चीज है, कह रहा है फ्लोएम। याद रख लीजिए बेटा, बहुत बार पूछा गया है फ्लोएम। ये फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो जो फ्लोएम होता है, ठीक है, ये पौधों में भोजन का संवहन करता है। किसका बेटा? भोजन का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है। ठीक वही एक चीज और याद रख लीजिएगा आप लोग, जाइलम। क्या है बेटा? जाइलम। जाइलम जो करता है वो पेड़ पौधे में जल तथा खनिज लवण का, ठीक है बेटा, जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। सर कहोगे सर याद कैसे रखे, थोड़ा कुछ ट्रिक बता दीजिए। तो बेटा समझिए, ज से क्या होता है? ज से जाइलम, और ज से क्या होता है? जल भी। तो जल का संवहन कौन करेगा? तो सीधे याद रखिएगा, जल से जल, जल से जाइलम। अगर जाइलम याद हो जाएगा बेटा तो फ्लो में अपने आप याद रखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है? अब समझिए आप लोग, बादाम आप लोगों ने खाया होगा ना, काफी धुन के खाए होंगे। तो ये जो बादाम का छिलका आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जो फेंक देते हो आप लोग, ये किसका बना होता है? ये अस्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले जो संयोजी उत्तक होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो जो हड्डी होता है बच्चों, जो आप लोग ब्लड कई बार पूछा गया था, रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है? तो ये एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले जो संयोजी उत्तक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कहोगे सर कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक जो मूलभूत लक्षण हो सकता है वो क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान? नहीं बेटे, अगर किसी जीवों का वर्गीकरण करना है तो उनके जन स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। उनकी कोशिका संरचना, उनकी पोषण के तरीके, उनके जनन के तरीके। ठीक है, तो अगर किसी जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उनकी जो कोशिका की जो संरचनाएं होती है उसके आधार पर कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नील हरित शैवाल, अब समझे नील हरित शैवाल, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, तो ये भी एक सपोषी है, याद रखिए। सपोषी कहने का अर्थ क्या है, तो वे अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। अब कहोगे सर हम लोग भी तो अपना भोजन खुद ही बनाते हो, नहीं बेटा, ये आप लोग की गलत फहमी है। हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को हम लोग सपोषी कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सपोषी कहते हैं। सिर्फ जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे तथा नील हरित शैवाल, इस सभी जो है सपोषी है। इसके बाद जितने भी है ये सब किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर डिपेंड कर रहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं बेटा, देखिए इसको जो है आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, इसको हटा दिया इस चैप्टर को, लेकिन मैं फिर यहाँ बता दे रहा हूँ। तो नील हरित जो शैवाल है बेटा, इसको किस वर्ग में रखा गया, तो कहोगे सर इसको मोनेरा जगत में रखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको किस जगत में रखा गया, तो मोनेरा जगत में रखा गया। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है उसको क्या कहते हैं, तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है बेटा उसको हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं, ठीक है। बिच्छू जो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बिच्छू कितने लोग देखे हैं, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि बिच्छू को कितने लोग ने देखा और कितने को इसका मजा आया होगा, ठीक है। कभी अगर डंक मारा होगा तो देखा होगा बेटों कि किस प्रकार से इसमें जलन होता है। आखिर ये जलन क्यों होता है, तो जो बिच्छू के डंक होता है इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बेटा, क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी को हम लोग दूसरा नाम है बेटा, आप लोग 10 क्लास में पढ़ोगे, मेथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, जिनके कारण जलन होता है। तो बिच्छू को भी ये आर्थ्रोपोडा के ही संघ में रखा गया, इसलिए यह जो संघ है बेटा वो काफी बड़ा है, ठीक। अगला प्रश्न, कह दिए गए कौन से रोग वायरस से होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, हमने कई बार पढ़ाया। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख लीजिए, ठीक है। वायरस से होने वाले रोग को हमने समझाया है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग को हमने बताया है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग को बताया, कवक द्वारा होने वाले रोग को बताया, इनके लिए विशेष ट्रिक है, ठीक है। तो वैसे भी वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स हम नहीं जाएंगे। तो वायरस द्वारा होने वाले रोग कौन है, तो कोरोना काफी ज्यादा चर्चा में रहा था बच्चों। ये जो कोरोना था ये किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होने वाला रोग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो दूषित जल के जो सेवन से होने वाला रोग है बेटा वो टाइफाइड है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मलेरिया और डेंगू ये जो है किसके कारण से होता है। संक्रामक रोग का उदाहरण है, तो आप सभी समझ रहे होंगे संक्रामक, संक्रामक का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा संक्रामक, जैसे अभी क्या बोल सकते हैं, सर्दी खांसी आप लोग देख रहे हैं कि अगर एक का किसी को अगर वो छाक दिया आपके सामने में, अगर कहीं ठीक है खांस दिया, ठीक है, आज छींक दिया, तो आपको भी इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी सर्दी खांसी हो तो खांसते समय छाक, ठीक है, छींकते समय हमें नाक पे या पे क्या रखना चाहिए, तो हमें रुमाल रखना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा संक्रामक रोग के उदाहरण कौन है बेटा, पोलियो, कैंसर, क्षय, मधुमेह। तो क्षय, ठीक है, तो यहाँ पे क्षय रोग जो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर मधुमेह। तो मधुमेह तो आप लोग डायबिटीज नाम सुना होगा, ये किसकी कमी से होता है बेटा, तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये तो संक्रामक होगा नहीं, पोलियो भी तो संक्रामक होगा नहीं, कैंसर भी तो संक्रामक होगा नहीं, तो बचा कौन, तो यहाँ पे बच रहा है आपका क्षय रोग। ग्रीन हाउस गैस है, आप समझिए ग्रीन हाउस गैस कौन है, ठीक है। तो इसके लिए होता है आग बबूला, एक ट्रिक होता है बेटा, थोड़ी आप लोग इतना भी डीपली नहीं जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से, ऑक्सीजन बेटा ग्रीन हाउस नहीं है, ठीक है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो ग्रीन हाउस गैस की बात करें बेटा तो ये जो हो जाएगा CO2 और मीथेन, ठीक है, मीथेन CH4। मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं, मार्स गैस या तो फिर अपशिष्ट गैस के उसको रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CO2। CO2 के कारण ही क्या हो रहा है बच्चा, विश्व उष्णता हो रहा है, विश्व उष्णता। विश्व उष्णता का मतलब कहने का अर्थ है कि जो पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहाँ का तापमान बेटा, तो पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना विश्व उष्णता कहलाता है। इनके लिए CO2 गैस जिम्मेवार है, ठीक है, याद रखिएगा CO2। आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्फर डाइऑक्साइड,
जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, ये भी कम डेंजर गैस नहीं है। इन्हीं के कारण क्या हो रहा है कि आज जितने भी देख रहे होंगे आप लोग, ताजमहल वगैरह जो क्षरण हो रहा है, इस SO2 के कारण हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, अम्लीय वर्षा के जिम्मेवार कौन है? तो SO2 है। कि दिए गए पोषक पदार्थ पौधे के लिए कौन से बृहद पोषक पदार्थ है? यानी कि इसमें जो है कौन से पौधों के लिए पोषक पदार्थ बृहद, तो पौधों के विकास के लिए कुल 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बेटा। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो पौधों के लिए सबसे आवश्यक होता है? कहोगे सर नाइट्रोजन। अब समझिए नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? कहोगे सर 78%। आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक जो आयरन है बेटा इसमें पालक में पाया जाता है। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा एनीमिया बीमारी होता है। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, चलिए, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? अब जो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के जो विषैले अणु होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन तो कहेंगे नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका होता है CFC। यहाँ पे ऑक्सीजन से कोई लेना देना है नहीं बेटा। ठीक है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो CO2 होता है। ठीक है, तो कह रहा है वायुमंडल में पाए जाने ऑक्सीजन के जो विषैले अणु होता है तो ओजोन, ये हो जाएगा O3। अब समझिए जो ये ओजोन है बेटा, ठीक है, ये ओजोन है O3, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होता है इसको पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर ये हानिकारक पराबैंगनी किरण भी पृथ्वी तक आ जाए तो इससे क्या होगा बेटा कि जो त्वचा कैंसर, हड्डियों का कैंसर, मोतियाबिंद जैसी घातक बीमारियां बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अभी भी हो रहा है बच्चों, क्योंकि अभी भी देखा गया है कि जो अंटार्कटिका है वहां पे जो ओजोन परत है वहां पे छेदा पाया गया। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 40 VBI MCQ प्रश्नों को देखें और इसके साथ में सभी ऑप्शनों को देखें, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग बात करें बेटा तो 100 से प्लस प्रश्न जो थे बन सकते थे। क्योंकि एक प्रश्न के साथ हमने 3-4 प्रश्नों का खंडन किया, शायद ही कहीं कोई यूट्यूब में इस तरह से आप लोग को पढ़ाया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। और इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए बेटा हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें, क्योंकि आगामी जितने भी एग्जाम है वहाँ पे आप लोग को बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।